हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनम कुमारी है और मैंने 30th बिहार जुडिशल सर्विस क्रैक किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी, जिससे होपफुली आपको कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात कर लें। ये एग्ज़ाम 3 फेज़ में होता है। पहला प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, जिसे हम पीटी कहेंगे। दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले हम लोग पीटी की बात करेंगे। पीटी में हमारा 2 पेपर होता है, एक लॉ का होगा और एक हमारा पेपर जीएस जनरल साइंस होता है, जिसमें हम लोग से स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम लोग रेफरेंस की बात करें तो पीटी के लिए स्टिक टू द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट के साथ थॉरो रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ ही आप जब भी बेयर एक्ट पढ़ें तो जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं उनका आप शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स बना लें, जो कि बाद में आपके रिवीजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। मैंने सारे जो इम्पॉर्टेंट बेयर एक्ट्स हैं, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, जो भी इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं उनके बेयर एक्ट्स का मैंने बुलेट्स बना रखा था इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के, जिसे मैं टाइम टू टाइम रिवाइज़ करती रहती थी और वो चीज़ मेरे दिमाग में थॉरो हो गया था। बेयर एक्ट पढ़ने के साथ साथ ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की भी आदत होनी चाहिए। उसके लिए आप कोई भी मल्टीपल चॉइस की किताब फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने फ़ॉलो किया था यूनिवर्सल की गाइड, और मैंने ओपी त्रिपाठी सॉल्व किया था। मास्टर गाइड आती है, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था, ना कि बिहार का बस, बल्कि झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सिंगल की गाइड आती है, जो कि एक क्वेश्चन बैंक है। हर स्टेट के पीटी के क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जिस भी क्वेश्चन में मुझे डाउट होता था या मुझे लगता था कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसे मैं बुलेट पॉइंट्स बना लेती थी और उसको रिवाइज़ करती थी। ये तो हमारी पीटी की बात हो गई। दूसरी बात हम साइंस के लिए करेंगे, जनरल साइंस के लिए। जनरल साइंस के लिए मैंने कुछ बुक्स भी रेफ़र किया था और ज़्यादातर तो मैंने ऑनलाइन वेबसाइट्स फॉलो किया था, ऑनलाइन वीडियोज़ देखा था मैंने। वीडियोज़ देखने से चीज़ें आपके दिमाग में स्टिक कर जाती हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है जीके पढ़ने से ज़्यादा अगर हम लोग उसकी स्टोरी देख लें तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक रिटेन रहती है। जीके के लिए तो मैंने दिल्ली में कोचिंग भी लिया था, पैरामाउंट, तो वहाँ वो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। साथ ही साथ मैंने ल्यूसेंट पढ़ा था, मैंने घटना चक्र सॉल्व किया था, तो उससे आपका एक बेसिक आइडिया बनता चला जाएगा, आपकी प्रैक्टिस रहेगी, जिससे कि आप पीटी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले प्रिपरेशन मेंस से स्टार्ट करना चाहिए, ना कि पीटी। पीटी की प्रिपरेशन के लिए 2 महीने इनफ हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आए या एग्ज़ाम का डेट आए, तो वो लोग वैसे भी 1 महीने का वक्त देते हैं। हालांकि मैंने पीटी की प्रिपरेशन 2 मंथ पहले से कर दी थी। मैं पीटी और मेंस दोनों प्रिपरेशन साथ साथ क्या करती थी, मैंने टाइम स्लॉट्स बांट रखा था कि एक पर्टिकुलर टाइम में मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी है, कुछ पर्टिकुलर टाइम में मुझे जीके पढ़ना है। लाइक जीके को मैंने हमेशा 2 घंटे का टाइम दे रखा था, मुझे डेली मैं 2 घंटे जीके देखती थी, और फिर एक से 1.5 घंटे या 2 घंटे मैं पीटी के क्वेश्चन सॉल्व करती थी किसी स्टेट का, देन उसको रिवाइज़ करती थी। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। आप दोनों प्रिपरेशन साथ कीजिए, और जैसे ही आपका डेट आ जाए, प्रिलिमिनरी का पीटी का डेट आ जाए, तो आप 1 महीने पूरे पीटी को डेडिकेट कीजिए। आई थिंक ये ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब हम लोग मेंस की बात करेंगे। जहाँ तक मेंस की बात है, तो पहला पेपर जनरल इंग्लिश और हिंदी का होता है।
वो क्वालिफाइंग रहता है। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत है। जनरल हिंदी के लिए अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आप थोड़ा ग्रामर पढ़ सकते हैं। कोई भी क्लास 8th 9th की बुक है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। मैंने क्लास 8th की बुक रेफ़र किया था। 2 दिन 3 दिन इनफ होता है उसे पढ़ने के लिए। आप थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए कि आखिर वो लोग पूछते क्या हैं। उसके लिए ज़्यादा समय देने की आपको ज़रूरत नहीं है। लॉ की अगर बात करें हम लोग तो एक कंपल्सरी पेपर होता है जो कि हमारा प्रोसीजरल पेपर होता है। उसमें सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और आर्बिट्रेशन होता है। 3 हमें ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने होते हैं आउट ऑफ 5। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट सेलेक्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने इस वजह से सेलेक्ट किया था क्योंकि मेरा ऑनर्स पेपर एलएलबी एज वेल एज एलएलएम दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ही था। तो मुझे लगा कि वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप हमेशा वही पेपर सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आप हर ऐसा सोच के नहीं कि लाइक बिज़नेस लॉ बहुत मार्क स्कोरिंग होता है तो हम उसको सेलेक्ट कर, लेकिन उसे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी फ़ायदा होता है वैसे पेपर सेलेक्ट करने से। अभी अगर हम लोग मेंस की प्रिपरेशन की बात करें तो आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। आप कोई भी 1 या 2 बुक को रेफ़र करें और सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के एनालिसिस करें कि आखिर उनका एरिया ऑफ फोकस क्या होता है, आखिर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। मैंने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था। मैंने कुछ बुलेट्स बना रखे थे टॉपिक्स के और मैं टॉपिक वाइज ही प्रिपरेशन करती थी। हालांकि आपको पढ़ना सब कुछ चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वही टॉपिक आए, लेकिन मेरा बस फोकस उन सारे टॉपिक्स पर था। उन सारे टॉपिक्स के मैंने नोट्स बना रखे थे और एक थॉरो नोट्स रहना चाहिए। आपको वो टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना चाहिए और रिवीजन के लिए आप उस टॉपिक का सिनॉप्सिस बनाएं जिसे कि आप एक बार ओवरलुक करें तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएं। क्योंकि जब भी हम लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम के पीटी के रिज़ल्ट के बाद आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का समय मिलता है। तो आई डोंट थिंक कि वो उतना सफिशिएंट टाइम होता है लोगों के पास कि वो मेंस के प्रिपरेशन शुरू से कर पाएँ। तो इसलिए उस वक्त जब आपका वो सिनॉप्सिस बना रहेगा उससे आप रिवीजन करेंगे। मेरे ख़्याल से रिवीजन इज़ द बेस्ट मेथड कि आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो मैंने तो रिवीजन पे ही ज़्यादा फोकस किया। आंसर राइटिंग, मेंस की प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर लिया था। आफ्टर एलएलएम मैंने बिहार जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट की थी। मेरी तैयारी की स्टार्टिंग मेंस के पेपर से ही किया था। मैंने आंसर राइटिंग, मैंने टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सोच रखा था कि मुझे ये ऑप्शनल पेपर ही लेना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स को मैं देखती थी, मैं उनके आंसर प्रिपेयर करती थी। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। आपके नोटिफिकेशन के आने से पहले आपके आंसर्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, आपके नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, जिससे कि आप टाइम टू टाइम रिवीजन करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपके लिए पीटी में यूज़फुल नहीं होगा, वो बिल्कुल यूज़फुल होगा। तो मैंने साथ साथ ही प्रिपरेशन रखा था। टाइम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आप अपने दिन का कि कितने टाइम आप मेंस को समय देना चाहेंगे, कितने टाइम आप जनरल नॉलेज को समय देना चाहेंगे, करंट अफेयर्स को समय देना चाहेंगे, आप अपने पीटी के पेपर्स को समय देना चाहेंगे। मेरे ख्याल से पीटी के लिए तो प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंस के लिए भी आपको आंसर राइटिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने आंसर्स लिखिए, आप देखिए उसमें लूप होल्स कहाँ हैं। तो आई थिंक ये एक फुल प्रिपरेशन हो जाती है। अगर हम लोग जीके और जीएस की बात करें, जो कि मेंस में भी एक पेपर है, तो उसके लिए मैंने ल्यूसेंट पढ़ा था। करंट अफेयर्स के लिए मैंने कुछ मैगज़ीन्स पढ़े थे, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, स्पीडी,
और मैंने कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स को भी रेफ़र किया था। ऑनलाइन मैं वीडियोज़ देखती थी। वीडियोज़ देखने से चीज़ें दिमाग में अच्छे से चली जाती हैं कि आप उन चीज़ों को रिटेन करते हैं। तो मेरे लिए वो काफ़ी यूज़फुल रहा था। साइंस के पेपर की अगर हम बात करें तो चूँकि मेरा बीएससी एलएलबी था, मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। बट स्टिल आप ल्यूसेंट की साइंस की जनरल साइंस की किताब आती है, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। आप उपकार पब्लिकेशन की साइंस की बुक फ़ॉलो कर सकते हैं। आप उसमें उसमें भी आप जब क्वेश्चन देखिएगा तो आप एनालिसिस कीजिए कि आखिर ये लोग किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। आप उनके टॉपिक्स बनाइए। जैसे मैंने हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, चाहे वो जनरल साइंस हो, चाहे वो लॉ हो, अ, मैंने टॉपिक्स बना रखा था कि मुझे ये टॉपिक्स ही पढ़ना है। तो उससे एक आपको गाइडेंस मिलता रहता है, आपको पता चलता है कि हाँ, आखिर आपने क्या प्रिपेयर कर लिया है और आपको क्या प्रिपेयर करना बाकी है। एक और मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस आप सभी के लिए होगा कि जो भी करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, जो भी न्यूज़ में है, लॉ रिलेटेड टॉपिक्स, आप उनके साथ ज़रूर थॉरो रहिएगा, क्योंकि जो ट्रेंड आजकल चल रहा है वो लोग नए टॉपिक्स को मिला के क्वेश्चन बनाते हैं। तो आई थिंक अगर आप उनसे एक्वेंटेड रहेंगे या आप अपने आंसर्स में नए, जो भी नए रिसेंट न्यूज़ फीड्स चल रहे हैं, आप अगर उनको इंसर्ट करते हैं तो आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और आप हमेशा एक कोशिश रखिएगा कि आप अपने आंसर्स को पैरा वाइज़ नहीं लिख करके बुलेट वाइज़ लिखें। क्योंकि पैराग्राफ वाइज़ अगर आप आंसर लिखते हैं तो वो बहुत लेंदी भी हो जाता है। एग्ज़ामिनर बहुत डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं उसे पढ़ने के लिए। और हमेशा हाइलाइट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई केस लिख रहे हैं, आप कोई सेक्शन लिख रहे हैं, तो उसे हमेशा हाइलाइट रखिए और बुलेट वाइज़ आंसर्स लिखिए। ये एक तो आपके आंसर्स काफ़ी अच्छे दिखते भी हैं और जो मेन एक्चुअली जो आप लिखना चाहते हैं, जो आपका नॉलेज है, वो काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट भी होता है कि इस बंदे को, इस इंसान को, ठीक है, नॉलेज है। लेकिन वही पैराग्राफ में अगर आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा भी है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एग्ज़ामिनर उसको पढ़े। तो वहाँ पर क्या होता है कि जनरल मार्किंग हो जाती है। आंसर राइटिंग के लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी, जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं तो उसकी पॉलिसी ज़रूर लिखिए कि आखिर क्यों, आखिर क्या रीज़न था कि लेजिस्लेचर ने ये लॉ लाया। तो उनका इंटेंशन क्या था ये लॉ लाने के लिए, या ये इस लॉ के ज़रिए वो क्या अचीव करना चाहते हैं। तो आप अगर ये चीज़ें लिखते हैं तो वो आपके आंसर को बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाती हैं और उससे एग्ज़ामिनर समझता है कि अच्छा, ये स्टूडेंट को पता है कि आखिर ये लॉ क्यों आना चाहिए या फिर ये लॉ क्यों लाया गया है। और एक और एडवाइस कि हमेशा अपने आंसर्स को कंक्लूड ज़रूर कीजिए कि आपका खुद का कंक्लूशन उस रिस्पेक्ट में क्या है। आंसर्स में एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर इंसर्ट कीजिए, इलस्ट्रेशन ज़रूर दीजिए, जिससे कि एग्ज़ामिनर को ये फ़ील हो कि ठीक है, इस स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि आखिर ये लॉ किस रिस्पेक्ट में है। तो आपके जो इलस्ट्रेशंस होते हैं वो आपके आंसर्स को और भी अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं और वो ऐसे अपीयरेंस देते हैं कि स्टूडेंट को नॉलेज है लॉ के बारे में, वो उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने में सक्षम है। लास्ट में हम लोग इंटरव्यू की बात करेंगे। तो इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गाइडेंस प्रोग्राम किया था। वहाँ पर वो लोग क्वेश्चंस के लिस्ट बना के देते हैं, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ दिया था जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। मेरे ख़्याल से मॉक इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर
किसी इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं, तो उससे आपको आपके लूप होल्स का अच्छे से पता चलता है कि हाँ, आपकी ये कमी है और यहाँ पर आपको सुधार चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको खुद भी नहीं पता चलता है, तो जो पैनल में लोग बैठे होते हैं वो आपके लूप होल्स बताते हैं और उस एरिया पे आप काम करके आप उसको और अच्छा बना सकते हैं। बिहार जुडिशरी का इंटरव्यू वैसे तो 10 से 15 मिनट चलता है, बट मेरा इंटरव्यू थोड़ा लेंदी हुआ था बिकॉज़ मैंने एलएलएम कर रखा है, तो आई थिंक शायद इसलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा लंबा स्ट्रेच हो गया था मेरा, बट स्टिल इट वाज नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आप बिल्कुल नर्वस ना हो, आप नर्वसनेस आपके फेस पर बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे आप अंदर से कितने भी नर्वस हों। वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान होते हैं पैनल में, वो तुरंत समझ जाएंगे कि ये स्टूडेंट काफ़ी नर्वस है। तो आप अपने आंसर्स को बहुत कॉन्फिडेंटली उनके सामने प्रेजेंट करें। वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, आपको वो टाइम टू टाइम बूस्टअप करेंगे। तो इसकी चिंता बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है कि पैनल के लोग कैसे होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि वो लोग आपको हर आंसर के लिए मोटिवेट करेंगे और आप जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आपका चांस उतना ज़्यादा होगा कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। बिहार जुडिशरी में इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है और मैंने शायद 70 स्कोर किया था इंटरव्यू में। तो वो भी बस कॉन्फिडेंस की वजह से आपका पहनावा कैसा होगा, आप क्या पहन के जाएँ, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, इसका प्रॉपर गाइडेंस आपको कोचिंग क्लासेस देते हैं। अगर आपने कोई इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अटेंड किया है, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताया जाता है कि आप अपने आंसर्स को कैसे उनके सामने प्रेजेंट करें, आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करें, आप क्या पहन के जाएँ, आप कैसे चलेंगे, आप कैसे वापस आएँगे, ये सब कुछ उस गाइडेंस में बताया जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकती हूँ कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था। और ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला हो। बुक्स के रेफरेंसेस अगर आप लोग चाहते हैं मेंस के लिए, तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। पीटी के लिए भी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं, कभी भी दूसरों की स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो नहीं करें, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी मेरे टाइम शेड्यूल के हिसाब से अच्छी हो सकती है, मे बी आपके टाइम शेड्यूल के हिसाब से अच्छी ना हो। तो एक गाइडेंस लेके आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं एंड आई होप कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।